किसी भी चैप्टर को जे एडवांस लेवल पे कैसे कंप्लीट करें, कितना प्रोसेस को हम फॉलो कर लेंगे कि हम ये मान सकते हैं भैया कि ये चैप्टर हमारा जे एडवांस लेवल पे कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि बच्चा मार्केट में इतने सारे कंटेंट है ना, और हर व्यक्ति आपको अपने कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा, बोलेगा कि ये वाला करना जरूरी है। इसी से आप जे एडवांस लेवल पे जा पाओगे। और आप इस ट्रैप में फंसते गए कंटेंट देखने के, तो आप अंत तक कंटेंट ही देखते रह जाओगे और आपका कभी भी ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मेरा ये चैप्टर जे एडवांस लेवल पे हुआ है या नहीं। तो मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किसी भी एक चैप्टर को उठाया, उसे पढ़ना चालू किया, किस तरीके से प्रोसेस फॉलो करनी है कि हम ये मान लेंगे कि इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद ये हमारा जो चैप्टर है वो जे एडवांस लेवल पे कंप्लीट हो चुका है। स्टेप वाइज बातें करेंगे, 4 स्टेप में हमारी टोटल बातें होंगी। इन सारे स्टेप्स को जानने के बाद आपको बस क्या करना है कि उस सारे स्टेप को अपने पढ़ाई के प्रोसेस में लगा देना है। लगा दोगे, जे एडवांस लेवल पे वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो एक एक करके स्टेप वाइज हम बात करते रहेंगे बच्चा। सबसे पहला स्टेप है आपका कि सिलेक्ट अ चैप्टर। आप जब भी पढ़ना चालू करते हो तो आपको जिस चैप्टर को जे एडवांस लेवल पे लेकर के जाना है उसे आप सिलेक्ट कर लोगे। अब ये जनरली आपके टीचर के हाथ में होता है कि आपका टीचर जो पढ़ा रहा है आप वही पढ़ रहे होते हो और उसी को जे एडवांस पे ले जाने की कोशिश कर रहे होते हो। लेकिन मैं मानता हूं कि किसी बच्चे का सेल्फ स्टडी के मकसद से वो तैयारी कर रहा है और उसके पास पूरे 2 साल का कंटेंट रेडी है, उसके पास लेक्चर रिकॉर्डेड रेडी है, वो जो चाहे वो देख सकता है। तो मैं उसे बता रहा हूँ सबसे पहला जो स्टेप करना है कि आपको चैप्टर को उठा लेते हो कि अच्छा इस चैप्टर को मुझे जे एडवांस लेवल पे कंप्लीट करना है। या फिर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो आप ये डिसाइड करो कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर को मुझे जे एडवांस लेवल पे लेके जाना है। तो उस चैप्टर को आपने सबसे पहले सिलेक्ट कर लिया। स्टेप 2 क्या है बच्चा? स्टेप 2 है कि आप लेक्चर देखोगे। बहुत सारे बाजार में लोग हैं जो कहते हैं किताबों से भी पढ़ के हो जाएगा। नहीं, मैं क्लैरिटी के साथ कह रहा हूं कि आपको लेक्चर को रेफर करना पड़ेगा। अगर आप पहली बार किसी चैप्टर को सीख रहे हो, ठीक है, तो आप सबसे पहली बार जब चैप्टर को सीखने जा रहे हो तो आपको टीचर के, किसी खास टीचर के लेक्चर को रेफर करना होगा। अब कैसे टीचर को चुनना है, इस पर मैंने वीडियो बना रखी है कि कैसे टीचर को चुनना है। लेकिन जनरली आप में से जो भी बच्चे जिस भी बैच में एनरोल्ड है, ठीक है, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो वो एक लेवल तक ठीक ठाक ही पढ़ाएगा, तो आप उस टीचर के लेक्चर का इस्तेमाल करोगे। अब आपने मान लो एक लेक्चर देखा, अब उस लेक्चर के बाद क्या करना है, कौन सी प्रोसेस फॉलो करनी है। तो पहला लेक्चर देखा, उसके बाद आप उस लेक्चर में जो भी इंपॉर्टेंट बातें बताई जाएंगी उसे आप नोट करोगे, ठीक है, क्योंकि सिर्फ देखते रहोगे ना तो आपका दिमाग जो है वो नींद में चला जाएगा। फिर सामने से लेक्चर तो चल रहा होगा लेकिन आपके दिमाग में कोई चीज जा नहीं रही होगी, तो आप उसको लिखते रहोगे, सेंस का इस्तेमाल करते रहोगे, हाथों का इस्तेमाल करते रहोगे, जिससे आप जागे रहो और लेक्चर में बहुत ज्यादा अटेंटिव रह पाओ। तो आप उसको नोट्स बनाओगे। फिर भी हमारा दिमाग जो है ना वो हमें धोखा दे देता है। तो जैसे ही लेक्चर खत्म हो, आपने कागज पे उसे लिख लिया, उसके बाद आपको बैठ जाना है एकदम लंबी सांसें लेकर के, चेयर पे पीछे की तरफ सर करके आराम से बैठ के, और उस पूरे लेक्चर में पढ़ाई गई चीजों को रिकॉल करने की कोशिश करनी है, याद करने की कोशिश करनी है। रिकॉल करने की बहुत सारे मेथड्स आपको पता होंगे। जैसे एक व्हाइट पेपर मेथड होता है कि व्हाइट पेपर लिया, उस पर मैंने जो लेक्चर में पढ़ा है उसे याद करके लिखने की कोशिश करने लगे, और जहां पे भी हाथ रुक जाएगा वहां पे समझ जाना कि अच्छा मेरे दिमाग ने वहां पे मक्कारी की थी, मैं इस चीज को याद नहीं रख पाया। तो आप अगली बार जब लेक्चर करोगे तो और अटेंटिव होकर के लेक्चर कर पाओगे, क्योंकि आपको पता होगा कि आपका दिमाग आपके साथ कैसे लेक्चर के दौरान खेलता है। तो आप रिकॉल करने की कोशिश करोगे, व्हाइट पेपर पे लिख सकते हो या बैठ करके मन में ही सोच सकते हो कि अच्छा ये पढ़ाया था, ये पढ़ाया था, ये पढ़ाया था, ये पढ़ाया था, ऐसे पूरे लेक्चर को रिकॉल कर लेना है। उसके बाद जैसे ही लेक्चर खत्म होगा आपको डीपीपी दी जाती होगी आपके बैच में। और अगर कोई बच्चा बैच में एनरोल्ड नहीं है, कहीं और से पढ़ रहा है ऐसे जगह से जहां डीपीपी नहीं मिल रही, तो आपके पास कोई किताब होगी बच्चा, उस किताब में वो वाली टॉपिक ढूंढ लो जो आज पढ़ाई गई है, उसके नीचे कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स होंगे, उसे सॉल्व कर लो। मेरे कहने का मकसद यह है कि जो कॉन्सेप्ट आपने लेक्चर में सीखा उसे तुरंत उसी दिन आपको कम से कम 10 सवालों में अप्लाई करना सीख लेना है, ठीक है। उसे बोलते हैं डीपीपी के माध्यम से आपको कोचिंग देती है, डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस। तो वो कोचिंग में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें मिलती होगी, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो इधर उधर से लेक्चर का जुगाड़ करके पढ़ते हैं, तो उनके लिए सॉल्यूशन यह है कि आप कहीं किताब रखते होगे, तो उस किताब में से उसी टॉपिक का 10 प्रॉब्लम सिलेक्ट कर लिया और उसको वहीं के वहीं सॉल्व कर लिया। कम से कम 10 प्रॉब्लम हर लेक्चर के बाद आपको सॉल्व करने हैं। इतना आपको ये वाला प्रोसेस पर लेक्चर के बाद करना। आज एक लेक्चर किया, ये नोट्स, रिकॉल और डीपीपी NRD आपको रोज करने हैं। फिर कल लेक्चर करोगे, फिर NRD करोगे, फिर कल लेक्चर करोगे, फिर NRD करोगे। तो ये चीजें आपको हर लेक्चर के बाद करनी है।
उसके बाद स्टेप 3 पे आ जाते हैं बच्चा कि सीट सॉल्विंग। अब बहुत सारे बच्चों को पता ही होगा कि सीट हमें सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना आपकी आईआईटी की जर्नी एकदम अधूरी है, अधूरी की भी अधूरी है, क्योंकि लेक्चर का हिस्सा मात्र 20% होता है, बाकी 80% आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको अचीव कराती है। तो उसके लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सीट दी जाती है आपकी कोचिंग में। और जो भी बच्चे कोचिंग नहीं जा रहे वो किसी ना किसी स्टडी मटेरियल का इस्तेमाल करते होंगे या किसी ना किसी बुक को सॉल्व करते होंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे फिजिक्स में सिंगेज को सॉल्व करते हैं, डीसी पांडे सर की किताब को सॉल्व करते हैं, या फिर बहुत सारे बच्चों को सीट मिलती है, कोचिंग से असाइनमेंट मिलता है, उसे सॉल्व करते हैं। तो आपको सीट कब सॉल्व करना चालू करना है? पहले लेक्चर के बाद नहीं चालू करना। आपको किसी भी चैप्टर के कम से कम आपने 5 लेक्चर कर लिए। अब जो भी बच्चे ऑफलाइन कोचिंग में जाते होंगे उन्हें पता होगा कि सर जब 5 लेक्चर होता है तो 5 लेक्चर के बाद होमवर्क देना चालू करते हैं सीट से। तो आप जो भी बच्चे घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, जब 5 लेक्चर आपके क्लासेस कवर कर लो तो उसके बाद आप अपना सीट लगाना चालू करोगे। ठीक है, सीट के आप कुछ सवाल अटेम्प्ट करना चालू कर दोगे, ताकि जब चैप्टर आपका खत्म हो उससे आगे के ज्यादा दिन आपकी सीट ना ले जाए। ठीक है, मान लो आज चैप्टर खत्म हो गया तो और मान लो 5 दिन एक्स्ट्रा हमने ले लिया और उतने दिनों में हमने सीट कंप्लीट कर दिया। नहीं तो अगर आप चैप्टर खत्म होने के बाद सीट सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं ना, तो चैप्टर खत्म होने से 15 दिन तक आपका सीट चलता रहता और तब तक अगला जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो हैम्पर होता रहता। गॉट इट? तो आपको इस तरीके से फॉलो करना है। अब सीट सॉल्विंग के दौरान आपको वो वाली चीज नहीं भूल जानी जो स्टेप 2 में मैंने बताया था, लेक्चर के बाद डीपीपी, रिकॉल और नोट्स तो वो करते रहने हैं, वो करते रहने, साथ में सीट भी आपकी 5वीं लेक्चर से चालू हो जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर हुई? सीट सॉल्व करते वक्त ये वाला पॉइंट हमेशा याद रखना, ये सबसे बड़ा ब्लंडर होता है कि आपको सीट के जो सवाल हैं बच्चा उसे नॉट जस्ट सॉल्व करना है, ये जे एडवांस के लिए बहुत खास करके बात है, उसे सिर्फ सॉल्व नहीं करना, लर्न करना है। मैं हमेशा कहता हूं कि एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं उसका मकसद होता है कि आप सिर्फ उसे सॉल्व कर दो, चीटिंग कर लो, जो भी तरीके से सॉल्व कर दो, आपको नंबर मिल जाएंगे, आप सिलेक्ट हो जाओगे। लेकिन एग्जाम से पहले जितने भी सवाल हैं उसका सिर्फ एक मकसद है, आपको सिखाना। तो आपको लर्न करना है। अब भैया सॉल्व और लर्न में क्या फर्क होता है? तो सॉल्व करने का मतलब होता है बच्चा कि हमने पूरे प्रोसेस को ध्यान नहीं दिया, जस्ट मेरा मकसद था कि कैसे भी आंसर आ जाए। और जब आप प्रोसेस पे ध्यान ना देकर के आंसर पे ध्यान देते हो तो जब सेम पैटर्न का नेक्स्ट सवाल आएगा ना, तो आपको सेम मेंटल टेम्परामेंट, सेम प्रोसेस फॉलो करना होगा कि अच्छा इसमें ये डाउट पुराने सवाल में, पहले वाले सवाल में इस जगह पे मैं फंसा था, आपने उस चीज को स्किप कर दिया या कहीं से सॉल्यूशन से देख के उसको चेप दिया, कॉपी कर दिया और आगे आंसर तक ले गए, तो नेक्स्ट सवाल अगर सेम पैटर्न का आ जाएगा तो आपको जिस जगह पे पिछले सवाल में दिक्कत आई थी उसी जगह पे अगले सवाल में भी दिक्कत आएगी, और ऐसे दिक्कत वो कभी रेक्टिफाई नहीं होगी। तो आपको पिछले सवाल में जहाँ पे दिक्कत आई उसको आपने सीख लिया वहाँ पे कि अच्छा ये मुझे दिक्कत करती है, मैं यहाँ सीख लूंगा, अगली बार सवाल में आएगा तो मैं किसी नए जगह पे फंसूंगा, ना कि सेम जगह पे। ठीक है, तो सिर्फ सॉल्व नहीं करना, उसको लर्न करना है कि सवाल में मुझे क्या क्या दिक्कतें आई थी, मैं उसे सीखता चला जाऊंगा। नहीं तो फिर सवाल अनगिनत करते जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा अगर आप अपनी गलतियों को छाटोगे नहीं। तो ये हो गया स्टेप 3 कि आपको सीट सॉल्विंग करनी है। स्टेप 4 में लास्ट में आ जाता है बच्चा कि आपको PYQs लगाने हैं, क्योंकि आपने जो भी तैयारी की है वो IIT के लेवल को मैच करती है या नहीं, ये आपको पता कैसे चलेगा? क्योंकि आज के ज़माने में बहुत सारी मिलावट आ चुकी है पढ़ाई में। आपको खुश कर दिया जाएगा पूरा चैप्टर पढ़ा करके और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने बोर्ड्स के भी नीचे लेवल की पढ़ाई की है। तो जब आप सीट सॉल्व कर लोगे उसके बाद आपको PYQs पे आना है। और जनरली जो भी कोचिंग में पढ़ते हैं बच्चे, उनके सीट के आखिरी एक्सरसाइज में जेई मेंस का और जेई एडवांस्ड का PYQ दिया होता है। वो क्यों दिया होता है आखिरी में? वो बीच में भी दिया हो सकता था, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप पूरी सीट सॉल्व कर लो, तो लास्ट में जो एक्सरसाइज दिए हैं PYQs वाले, उससे आप अपने आप को चेक कर लो कि मेरी औकात क्या है जेई के सामने। तो आपको PYQs लगाने हैं। जब आप सीट सॉल्व कर लोगे तो जेई मेंस के 5 साल के PYQ लगाने हैं, फिजिक्स के लिए, मैथमेटिक्स के लिए और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। 7 साल के PYQ लगाने हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि ये दोनों फैक्चुअल सब्जेक्ट होते हैं, तो इनमें थोड़े से ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। जे एडवांस के आपको 5 साल के तीनों सब्जेक्ट के PYQs लगा लेने हैं। अब यहां तक आप कर लेते हो तो प्रोसेस वाइज आप एक चैप्टर को कंप्लीट मान सकते हो। सीट सॉल्व करते हुए ये ध्यान देना कि जो सीट है या जो भी किताब है वो स्टैंडर्ड लेवल का हो। आप 5वीं क्लास की सीट तो सॉल्व नहीं कर सकते ना, तो आपको चैलेंज फेस होने चाहिए। अब जब चैलेंजिंग सीट करते हुए सारे प्रोसेस 4 स्टेप्स फॉलो कर लोगे तो आप कह सकते हो कि आपने जेई एडवांस्ड लेवल की जो पूरी इंडिया में प्रोसेस फॉलो कराई जाती है वो एक सर्टेन लेवल तक आप पहुंच चुके हो। अभी भी आपका पूरा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आप एक सर्टेन लेवल तक पहुंच चुके हो। अब आपको क्या करना है बच्चा? ये चारों स्टेप फॉलो करने के बाद आपको टेस्टिंग करनी है।
आपको टेस्ट देना है। अब टेस्ट में क्या होगा, या तो मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे, दो ही चीज हो सकता है। तो जिस सवाल में आपके मार्क्स कट गए, आपको उस सवाल में, इसी को तो टेस्ट एनालिसिस कहते हैं, मैं कभी वीडियो बनाऊंगा कि टेस्ट को एनालिसिस कैसे करते हैं। तो जिस सवाल में आपके मार्क्स कट गए, ठीक, उस सवाल को आप देखोगे, उस सवाल के आप पीछे जाओगे और स्टेप 2 वाले नोट्स से रेफर करोगे कि अच्छा इस नोट्स में मैंने कहाँ पे लिख रखा है उस कॉन्सेप्ट को, जिस कॉन्सेप्ट की ना आने की वजह से मेरा ये सवाल गलत हो गया। अगर वो नोट्स में पढ़ाया गया है तो बहुत बढ़िया, फिर रिवाइज कर लो। नहीं पढ़ाया गया तो इसको ऐड कर लो। डीमोटिवेट नहीं होना कि मैं पूरा चैप्टर ही फेंक दूंगा, नहीं, क्योंकि पूरा चैप्टर कोई टीचर ही नहीं पढ़ा सकता, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो छूटेगा ही। तो आपको टेस्ट के माध्यम से, डीपीपी के माध्यम से, सीट के माध्यम से पता चलती रहेंगी, अच्छा नोट्स में ये ऐड करना है, ये ऐड करना है, ये ऐड करना है। तो आपको पता चला कि अच्छा ये वाली चीज़ पढ़ाई गई है लेकिन मैंने अच्छे से नहीं पढ़ी, तो मैंने फिर रिवाइज कर ली। फिर नेक्स्ट टेस्ट होगा तो ये वाली गलती नहीं होगी, फिर कोई और गलती पता चलेगी। अब मान लो कि वो चीज़ गलत नहीं पढ़ाई गई थी तो मैं नोट्स में फिर उसे ऐड कर लूंगा। तो फिर टेस्टिंग के माध्यम से जब आप 4-5 टेस्ट दे देते हो, बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं जो फ्री के टेस्ट आपको देते हैं कि चैप्टर वाइज टेस्ट, तो आप चैप्टर के टेस्ट देते जाओगे, तो आप 4-5 टेस्ट दे दोगे तो वो चैप्टर जो है वो एडवांस लेवल पे आपका पक्का हो जाएगा। अब जब टेस्टिंग आपने मान लो 5 टेस्ट दे दिए, इसके बाद आप ये मान सकते हो कि आपका वो चैप्टर एडवांस लेवल पे तैयार हो चुका है। लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा कि IIT का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें सफिशियंट नाम की कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। आप x को सफिशियंट मानते हो, कोई x+1 को सफिशियंट मानता है, तो ये तो ऑब्वियसली ऊपर चला गया ना, और IIT तो सिलेक्ट ही उसे करती है जो सबसे ऊपर बैठा हो, ठीक है। तो मैंने ये जो प्लानिंग है ये इस तरीके से बताई है बच्चा कि 99% बच्चे ये चीज़ें नहीं करने वाले। आप में से 99% बच्चा इस वीडियो को जस्ट सुनेंगे और ऐसे भूल जाएंगे जैसे वो आज से 1 हफ्ते पहले किसी और की स्ट्रैटेजी देख के भूल चुके हैं। आपको याद भी नहीं होगी आपने किसकी स्ट्रैटेजी कितनी बार देख चुके हो। तो अब आप सोच सकते हो कि 99% बच्चा जब ये नहीं करेगा तो 1% बच्चा जब ये करेगा तो वो ऑब्वियसली एक x+1 वाले कंडीशन पे पहुंच चुका होगा, और जब वो वहां पहुंच जाएगा तो बाकी भीड़ से ऊपर उठ जाएगा। और इस प्रोसेस के खत्म होते ही आप यहाँ पे द एंड लगा दोगे। फिर आपको रेगुलर रिवीजन करते रहना है, क्योंकि आपने प्रोसेस वाइज एडवांस लेवल तक अपने चैप्टर को पहुंचा दिया है। अब सेम प्रोसेस से आप नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करोगे। क्या मेरी बात इतनी क्लियर होगी बच्चा? हाँ भैया हो गई। तो आपने यहाँ तक देख लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में लाने वाला हूँ कि हाउ टू वॉच वीडियो लेक्चर। ऑफलाइन की बात नहीं कर रहा, ऑफलाइन क्लासेस को अटेंड करने के अलग तरीके होते हैं, लेकिन जब से ऑनलाइन मीडियम आया है ना, इसमें बहुत सारे डिफरेंट वेज हो सकते हैं वीडियो लेक्चर को अटेंड करने के। क्योंकि हम सिर्फ सामने लेक्चर रख के बैठे रहेंगे ना, तो आपको भी पता है बच्चा कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। पूरा लेक्चर करने के बाद आपका ध्यान में नहीं रहता कि भैया मैंने तो पढ़ लिया लेकिन दिमाग में है कुछ क्यों नहीं। तो इन सारी चीज़ों को साइंटिफिक तरीके से हम बात करते हुए अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि वीडियो लेक्चर कैसे देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम टॉप नॉच तरीके से, कि अच्छा उस वीडियो लेक्चर का मैक्सिमम आउटपुट ले पाएँ, उसमें से जितनी बेकार की बात है उसे छांट पाएँ। तो वो सारी चीज़ें जब आप कर लोगे तो आप बहुत अच्छे लेवल पर चले जाओगे। अगर यहाँ तक आ गए हो तो एक रक्त रंग का बटन होगा, दबा देना, क्योंकि रक्त से खेलना युद्ध में जायज है।